नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सिकरवा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। यहां जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसमें यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, बैंकिंग और आपके स्टेट से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, जो अभी हो रहे हैं या जो अभी आगे होने वाले हैं, उससे संबंधित हर एक एग्जाम की हम तैयारी करेंगे। इसमें जो आप देखेंगे तो उसमें एमसीक्यूज मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन के बेस पर या उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर हम उसके सॉल्यूशन करेंगे। साथ साथ हम इसमें आपके जो चैप्टर वाइज, ये जो आपके सब्जेक्ट वाइज जो भी आपका मैटर रहता है उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, नए तरीके से सीखेंगे, इनोवेटिव तरीके से हम आपको वो चीजों आपके माध्यम से हम और लोगों तक पहुंचाएंगे। माध्यम क्यों बोला मैंने आपको, क्योंकि एक आप ही ऐसे व्यक्ति हैं, हमारी बातों को हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो लेक्चर हैं एक छोटे से छोटे स्तर तक आप ले जा सकते हैं कि भाई ऐसे बच्चे जिनके पास वो माध्यम नहीं है पढ़ने का, वो ऐसे बच्चे जो ये चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें लेकिन उनके पास वो माध्यम नहीं है, कहां से पढ़ें, इतनी महंगी जो फीसें निकल के आती हैं तो वो कैसे उनको भरते हैं, तो ये जो उनकी प्रॉब्लम आएगी। तो लेकिन उससे बेटर ये है कि आप इस चीज को, ये हमारे जो नेक्स्ट क्लासेस का जो वीडियो है आप इसको शेयर कीजिए, ताकि जो ऐसे बच्चे जिनके पास ये माध्यम नहीं है, पढ़ने के माध्यम नहीं है, किताबें नहीं है, तो उन तक भी हम अपनी बात पहुंचा सकें, उन तक हम अपनी क्लास को पहुंचा सकें। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है भाई, देखो फायदा ये होता है कि किसी की खुशी में शामिल होना भी हम सबका फर्ज होता है। जैसा कि आप अपनी जो नौकरी की ओर अग्रसर हैं, वैसे ही हर तबका, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी नौकरी लगे। तो आपका यह दायित्व बनता है कि आपके साथ साथ और लोग भी, आपके भाई बंधु, परिचित मित्र और ऐसे अनजान लोग भी जो बेचारे गरीब जो फैमिली से आते हैं, जिनके पास माध्यम नहीं है पढ़ने का, वो भी अपनी नौकरी की ओर अग्रसर रहें। तो मैं आशा करता हूं आप इनको जरूर शेयर करेंगे। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करेंगे, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से बाद आप पे जो नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलता रहेगा, ताकि आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी और जो आपके चैप्टर हैं वो रेगुलर आपके बने रहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपने ये सब शेयर कर दिया होगा अभी तक। तो हम आगे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से। जो आप पढ़ने वाले हैं वो आज पढ़ेंगे जेल प्रहरी, लेकिन उससे पहले मैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा वो बात है आपकी कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस पर, आपके टेलीग्राम पर नेक्स्ट क्लासेस पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको टेलीग्राम है, इसमें आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इसमें पीडीएफ और जो भी हमारे एमसीक्यूज या चैप्टर वाइज जो आपकी पीडीएफ बनती है वो पीडीएफ आप तक जरूर पहुंचेंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो हम जो बात कर रहे थे जेल प्रहरी का, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम अब एंड होने पर आ चुके हैं और जो इनका सिलेबस है जेल प्रहरी का वो सेम टू सेम जो हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसी पर बेस्ड इनका पूरा सिलेबस आ रहा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसमें हम देखें, क्या देखेंगे कि भाई इसमें जो भी आपके एग्जाम्पल आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के, उन एग्जाम्पल को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही एग्जाम्पल सेम टू सेम एग्जाम्पल अभी आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं, सेम टू सेम या फिर उनसे संबंधित चीजें वो पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो हम यहां पर आगे बात करते हैं। जैसा कि आपको देखा कि यहां पर लिखा हुआ है कि उल्लंघन का विच्छेद क्या होगा, यहां पर संधि विच्छेद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन 4 लिखे हैं, उल प्लस लंघन, उस प्लस लंघन, उत प्लस लंघन और उलंग प्लस अन। जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जब भी आपको डबल वर्ड आ जाते हैं, जैसे यहां पर लिखा है उल्लंघन, ठीक है, ऐसे एक वर्ड होता है उज्जवल, जैसे ही आपको डबल वर्ड आते हैं, ठीक है, तो यहां पे हमें करना क्या होता है कि भाई जो पहले वाला वर्ड होता है, ये वाला वर्ड है, इसको आधे ता में बदल दीजिए। इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है ता में। चूंकि हमने आधा क्यों बनाया, क्योंकि ला कैसा है आधा, तो ता भी कैसा होगा आधा। आगे जो आगे लिखा है उसको आगे लिख दीजिए। बस जैसे आपने चेंज कर दिया, यहां पे क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। पीछे क्या बचा आपका, लंघन आपका पीछे बचा है, बस आपको ये चेंज करना है। ठीक है, बस अब आपका जो आंसर है वो आपके सामने आ चुका है। इसमें हमने कहीं भी नियम परिभाषा का प्रयोग नहीं किया। जो ट्रिकें आपको पहुंचाई जा रही हैं, आपको ट्रिकें जो सिखाई जा रही हैं, बस यही हमने यूज की है। ट्रिकों के माध्यम से आप 1-2 सेकंड में आप अपना आंसर लेके आ सकते हैं। चूंकि परिभाषा अपने आप में जरूरी है, लेकिन कभी कभी परिभाषा से बेहतर होता है ट्रिक को सॉल्व करना। तो ये आपका उत्प्लस लंघन और आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका आंसर भी है।
ठीक है, तो आशा करता हूं जो चीजें जो ट्रिकें हैं आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत सिंपल सी बात है। बात करते हैं निर्भय में समास कौन सा है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि भाई कैसे हम पहचाने कि समास कौन सा है, तो सिंपल सा एक एग्जांपल है कि निर्भय अगर आप देखें, सबसे पहले एक शब्द समझें। एक शब्द होता है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द को समझें, क्या होता है अव्यय शब्द? ऐसे शब्द जो अपने आप को परिवर्तित ना करें, चाहे किसी भी लिंग वचन शब्द के अनुसार अपने आप को चेंज ना करें, उन्हें कहते हैं अव्यय शब्द। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें निर्भय की, अगर हम बात करें किसकी? निर्भय की, तो अगर मैं अगर बोलूं कि मैं कैसा हूं? मैं निर्भय हूं। आप कैसे हैं? निर्भय हैं। हम सब कैसे हैं? निर्भय हैं। तो मतलब क्या हुआ? एक वचन से बहुवचन बन गया। और अगर आप उसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग लेके जाएं, तब भी ये शब्द अपने आप को चेंज नहीं करेगा। जब ये शब्द अपने आप को चेंज नहीं करेगा तो इसे बोलते हैं अव्यय शब्द। तो ऐसे शब्द जो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे उन्हें बोलते हैं अव्यय शब्द। और ये किसमें आते हैं? ये आपके आते हैं अव्ययीभाव समास में। चूंकि अव्ययीभाव समास अगर हम परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें पहला पद क्रिया विशेषण होने के साथ साथ इसमें पहला पद प्रधान होता है। और इसमें प्रधान होने के साथ साथ ये शब्द कैसे होते हैं? अव्यय होते हैं, जो मतलब अपने शब्द को खर्च नहीं करेगा। अगर हम परिभाषा देखें तो मैंने आपको जो बताया वो उसकी परिभाषा भी थी। शॉर्ट ट्रिक क्या था कि आप शब्द को देख लें, अगर अव्ययीभाव ऑप्शन में है, एक बार शब्द को अपने अनुसार और कुछ लोगों के अनुसार उसको वाक्य में प्रयोग करें। अगर शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय बदल रहा है, इसका मतलब है कि वो अव्यय नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो ऐसे समास जिनमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें ऐसे समास होते हैं जिसमें दूसरा पद कैसा होता है? प्रधान, और पहला पद कैसा होता है? गौण। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं तत्पुरुष समास। इसमें अगर हम देखें तो ये कारक की विभक्ति के अनुसार बनाए जाते हैं, जो कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कर्मधारय समास। ये अपने आप में तत्पुरुष समास का ही एक भेद मान्य किया गया। इस समास के अंतर्गत, कर्मधारय समास के अंतर्गत क्या होता है? इसमें विशेषण विशेष और तुलनात्मक चीजें आती हैं। विशेषण विशेष और तुलनात्मक शब्द आते हैं। के समान, के जैसे, रूपी और है जो शब्द भी इसके अंतर्गत आता है। बात करते हैं नव तत्पुरुष समास। ये नव नहीं होता, नए होता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे समास जिसका प्रथम पद कैसा हो, इसमें प्रथम पद कैसा होगा कि आपका समास ऐसा प्रथम पद जिसमें नेगेटिव होता है, उसे बोलते हैं अव्ययीभाव, उसे बोलते हैं नए तत्पुरुष समास। क्योंकि अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया था निर्भय, तो निर्भय कैसा होता है? अपने आप में एक पॉजिटिव जो शब्द है वो निर्भय है। इस कारण से हम इसको कहां लेके आए? अव्ययीभाव समास में लेके आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ सी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है अलंकार का आपको प्रयोग करना है, अलंकार का कुछ नाम बताना है। इसमें देख लेते हैं। देह धरे का गुण यही, देह कुछ देहा, बहुरी न देही पाइये, अब की देह सुदेह। देखिए इसमें क्या शब्द है। सबसे पहले इसमें जाते हैं हम क्वेश्चन के आपके ऑप्शन पर। क्या लिखा है? ब्याज निंदा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और उपमा अलंकार। सबसे पहले आपको देखना क्या है, मान लीजिए अगर मैं नीचे से अगर बात करूं, क्या है उपमा अलंकार। अब ये होगा या नहीं? उपमा अलंकार में क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? समानता की बात की जाती है। समानता की बात, चाहे वो के समान के रूप में हो, समान के रूप में हो, रूपी के रूप में हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे देखेंगे आप इन दो लाइनों में कहीं भी समानता वाली बात नहीं की जा रही है। इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका एंड। बात करते हैं यमक अलंकार की। तो यमक अलंकार में क्या होता है? यमक का अर्थ हो गया दो, अर्थात कम से कम 2 बार शब्द आएगा, मतलब एक ही शब्द। जैसे इसमें आप देख रहे हैं देह, देह क्या है? एक शब्द है जो कितनी बार आया? एक बार आ गया, और ये दूसरी बार आ गया, और ये तीसरी बार भी आ गया। मतलब ये हो गया कि ऐसे शब्द जो एक ही शब्द है लेकिन वो जो की लाइन है, पंक्तियां हैं, उसमें बार बार रिपीट किया, तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? यहां पर क्या होगा? यमक अलंकार। लेकिन इसमें एक परिभाषा होती है कि जब एक ही शब्द की आवृत्ति हो और उसके अर्थ भी कैसे हो, अलग अलग हो, तो उसे बोलते हैं यमक अलंकार। अब देखिए इसमें एक चीज और क्या है, अगर इसमें देखें तो एक शब्द जब 2 बार या 3 बार आ रहा है और पता भी है कि ऑप्शन में यमक अलंकार है, तो आंसर क्या रहेगा? यमक अलंकार। अब आपको इसका अर्थ आता हो या ना आता हो, उसने ये नहीं पूछा कि आपको इसका अर्थ आता है नहीं, आपको तो उसने केवल ये पूछा अलंकार का नाम बता दें, और हमने देख लिया कि इसमें एक ही शब्द 3 बार आ गया, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? यमक अलंकार। बात करते हैं श्लेष क्या होता है। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब एक शब्द
अभी क्या करें, एक शब्द है, क्योंकि देखिए यमक अलंकार में मान लीजिए दो हैं, अगर तीन मान लीजिए आ गए, देख कितनी बार आया, तीन बार आया, तो इसके अर्थ अलग अलग होंगे। अर्थ कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अब श्लेष में क्या होता है, श्लेष में एक ही शब्द होता है, शब्द एक बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ हैं वो अर्थ कैसे होंगे, अलग अलग। यमक में तीन शब्द, तीनों के अर्थ अलग अलग, श्लेष में एक शब्द और उसके अर्थ अलग अलग। तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं चिपकना, क्योंकि एक शब्द अलग अलग रूप में अलग अलग लोगों के लिए चिपक रहा है, तो इसे बोलते हैं चिपकना। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्याज निंदा कि जहां पर किसी की, देखो ब्याज निंदा और ब्याज स्तुति दो चीजें होती हैं। जब हम किसी की बुराई करें, दिखने में बुराई हो लेकिन वास्तव में उसके अर्थ पे जाए, उसे बोल देते हैं ब्याज स्तुति, तो ब्याज निंदा। लेकिन जब उसके देखने में मतलब अच्छाई हो, प्रशंसा हो और उसके अर्थ पे जाए तो उसे बोल, तो उसके लिए अर्थ कैसा हो, खराब हो, उसका अर्थ उसके विपरीत, मतलब उसकी बुराई कर रहा हो, तो उसे बोलते हैं ब्याज निंदा। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें देखने में आती हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात कर नहीं रहे, क्योंकि ये यमक अलंकार हमारा पहले ही ऑप्शन मिल चुका है। अब कैसे मिला है, मैंने आपको बता दिया कि दे शब्द कितनी बार आया है, तीन बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिला सी। बात करते हैं आगे, एक बार और अलंकार पूछा गया है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अनबूले बूले तने जो बूले सब अंग। इसमें बताइए अलंकार कौन सा है। तो देखें, बात करते हैं सबसे पहले अतिशयोक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति का मतलब होता है ऐसे अलंकार जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए, फेंका फाकी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए आगे बात करते हैं विरोधाभास की। बात करते हैं क्या विरोधाभास की मतलब क्या हो गया कि जे तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, इतनी सारी चीजें हैं, जब एक पंक्ति में हो तो अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग, इसमें क्या है, विरोधाभास हो रहा है कि ऐसे एक शब्द को सुन के सब जितने भी बड़े बूढ़े हैं सब कैसे होते हैं, उसमें डूब जाते हैं। चूंकि ये एक क्या है, ये केवल एक पंक्ति है और पंक्ति में तो कोई डूबता नहीं है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि वो उसमें डूब जाते हैं। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, इसका विरोध, कि जो चीज नहीं हो सकती उसके बावजूद भी चीजों को किया जा रहा है, उसे बोलते हैं विरोधाभास अलंकार। ठीक है, अब बात करते हैं अन्योक्ति की। अन्योक्ति का मतलब होता है अन्य, अन्य मतलब दूसरा, उक्ति मतलब कथन। जब किसी दूसरे को माध्यम बनाकर हम जो बात कहते हैं उसे बोलते हैं अन्योक्ति अलंकार। वहां क्या होता है, वहां होता है अन्योक्ति अलंकार। ऐसी कोई बात यहाँ पे की नहीं जा रही है, तो बात केवल एक ही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास अलंकार। चलिए बात करते हैं आगे की ओर। एकांत का पर्यायवाची बताएं। एकांत का पर्यायवाची देखते हैं। एकांत मतलब क्या होता है, आप समझते हैं कि एक जगह, या कह सकते हैं कि मैं अगर किसी जगह अकेला हूं उसे बोलते हैं एकांत, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, विजन, विभूति, उन्नत या तेज। एकांत का होता है विलोम विजन। विजन मतलब होता है सब जगह रहना। ठीक है, एकांत मतलब एक जगह रहना, मतलब अकेले में रहना। इसका मतलब होता है इसका विपरीत, सब जगह के या सब लोगों के साथ रहना। तो आंसर क्या रहेगा इसका, एकांत का विजन। ये क्वेश्चन 2015 या 2016 के आसपास अध्यापक में पूछा गया था, खासकर जेल पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। गला फाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिएगा बहुत सिंपल सा है। मुहावरा की बात करें, मुहावरे क्या होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में क्या होता है, ना होता है। ये आपका आ गया, बड़ा ना आ गया, और हमारे शरीर के अंगों का प्रयोग होता है, ये भी आ गया। तो इसे क्या बोलते हैं, मुहावरा। अब मुहावरे का अर्थ क्या हो गया भाई, ऐसे शब्द जो एक तो रिपीट नहीं होते, क्रिया हो सकता है रिपीट हो जाए, लेकिन उसकी जो संज्ञा शब्द है वो रिपीट नहीं होती उसकी आंसर में। तो देखिए कहीं भी यहाँ पे गला शब्द रिपीट नहीं हुआ है। अब देखते हैं इसका आंसर, गला फाड़ना कब बोलते हैं, कि अब बात आती है कि इसके अर्थ पे कैसे जाएं। तो सिंपल सी बात है, पूछें कब, क्यों और कैसे। मैंने ये जो मुहावरा है कब बोला, किसके लिए बोला, क्यों बोला। तो क्या जब हम बोलते हैं ना गला क्यों फाड़ रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, जोर से चिल्ला क्यों रहे हो। बस ये तो सिर्फ बात थी। हमें क्या करना होता है मुहावरे में कि हम बोलेंगे मैंने ये शब्द या जो पंक्ति कब बोली, क्यों बोली, किस लिए बोली, थोड़ा सा समझेंगे तो लगभग आपको उसकी फीलिंग आ जाएगी कि मैंने क्यों बोला गया था ऐसा। बस उसको आपको ऑप्शन में चेक करना है। हो सकता हो कि शब्द टू शब्द जो आपने सोचा वही लिखा हो, या हो सकता है उससे विपरीत नहीं, उसके जैसा ही कुछ और शब्द भी लिखा हुआ होगा। तो आपको देखना ये गला क्यों फाड़ रहे हो, ऐसा बोलते हैं मतलब चिल्ला क्यों रहे हो। तो आंसर भी क्या रहेगा हमारा, बी। बस आंसर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, कष्टों से घिर जाना। निम्न में से किस मुहावरे का
किस मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा फिर से आ गया, क्यों आ गया, देखिए अंत में क्या है, क्या है अंत में, ना आ गया, और सही के अंगों का प्रयोग ठीक है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अंत में क्या है इसमें, ना इसके अंत में लिखा गया है। जब ना इसके अंत में तो बात करते हैं आगे, अतः सागर में डूबना, अनजान बनना, रोना गाना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब हम बात करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे कष्ट एकदम से आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं कष्टों में डूब गया, मतलब क्या हो गया, अथाह सागर में डूब गया। मतलब ऐसे जो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आ जाती हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें, तो उसे बोलते हैं अथाह सागर में डूबना। या ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब आपके विपरीत हो जाए चीजें, आप करना चाहते थे कुछ और लेकिन हो गया कुछ और। अभी बात कर लें तो हमारे आप समझ में आ सकता है कि कोरोना काल में जब सोचते थे कि अब वैकेंसी आएगी, लेकिन वैकेंसी क्या धीमे धीमे बढ़ती गई, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से कष्टों से घिर जाना। एक तो क्या प्रॉब्लम, एक तो जो आपकी जो रेगुलरिटी रहती है वो आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आई होगी, ठीक है। और सेकंड क्या होता है हमारा, एक हमारे एज ग्रुप की प्रॉब्लम आने लगती है धीमे धीमे, क्योंकि एक एक साल का एक एक दिन आपकी एज बढ़ती जाती है। तो ये क्या था हमारा, कष्टों में घिर जाना। चूंकि आपकी वैकेंसी आ चुकी है और हमारे नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से आप और हम एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, कुछ चीजों को समझेंगे। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो उसमें कमेंट में लिखिएगा ताकि हम उसको सॉल्व आउट कर सकें। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कष्टों में ना गिरें, हम हैं आपके साथ में, आप हमारे साथ में हैं। बस चीजों को, ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपको देखें तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा इसमें, ए आंसर बिल्कुल सही था। आगे चलें तो क्वेश्चन लिखा है इसमें, अंधी पी से कुत्ता खाए, ये क्या बन गया, लोकोक्ति। क्यों है, क्योंकि इसके अंत में ना शब्द नहीं है। जब शब्द ना नहीं है तो क्या बन जाता है, लगभग लोकोक्ति होता है। लोकोक्ति क्या होता है, लोक पर जो होता है हमारा जो संसार है, इसमें हमारे जो पूर्वज हैं उनके जो जीवन अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों के आधार पर उन्होंने छोटे छोटे शब्दों में अपनी बात प्रकट की है, उसे बोलते हैं लोकोक्ति। अंधी पी से कोमा कुत्ता खाए, लोकोक्ति में लगभग क्या होता है, दो वाक्यों को मिलाकर बात कही जाती है। तो अंधी पी से मतलब ऐसा व्यक्ति जो अंधा है वो कोई चीज को पीस रहा है, लेकिन खा कौन रहा है, कुत्ते उसको खा रहे हैं। अगर कोई इंसान काम करेगा तो खुद के लिए करेगा, लेकिन काम को जो आप कर रहे हैं वो कौन खा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति। बस देख लीजिएगा क्या लिखा है, बेहिसाब काम करना, नहीं ऐसी कोई बात तो इसमें हो नहीं रही है। असावधानी से अयोग को लाभ, ठीक है, हो सकता है। चारी का अनुचित लाभ, ठीक है। अपना माल लुटाना, नहीं इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। असावधानी से अयोग को लाभ और चारी का अनुचित लाभ। तो देखिए अब यहाँ पर शब्द का स्टार्टिंग कोई क्लियर नहीं है, तो असावधानी से अयोग को लाभ। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आप जो कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन कुछ असावधानी हो जाती है, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर फिलहाल असावधानी से अयोग को लाभ। क्योंकि जो कुत्ता है यहाँ पे अयोग्य है, वो नहीं बना सकता था लेकिन वहां उसने खाया, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही था। नेक्स्ट चलते हैं, फिसल पड़े तो हर गंगा बोलते हैं, लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, या विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। अब देखिएगा, फिसल पड़े तो हर गंगे, ठीक है। जब आप नहाना नहीं, जैसे सर्दियां मान लीजिए, अगर सर्दियां नहीं है और आप किसी घाट के पास में खड़े हैं तो आप चाहते हैं कि मैं इसमें नहाऊं और तरोताजा महसूस करूं। लेकिन जब सर्दियां हो और आप किसी घाट के पास में खड़े हो, ठंड बहुत पड़ रही हो, तो आप नहीं चाहते कि नहाऊं, लेकिन आपका मजबूरी में आपका किसी कारण से पैर फिसल गया और जाके आप उसमें कूद पड़े, तो क्या बोल लिया, फिसल पड़े तो अब नहा ही लिया है, हर गंगा कर लो। तो बात क्या हुई इसमें, मजबूरी में काम करना। आप नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई काम हो, लेकिन पैर फिसला और आप नहाना पड़ा सर्दी में, तो इसे कहते हैं मजबूरी में काम करना। तो हमारा आंसर भी पहला ही ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है, वही आंसर हमारा सही भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, फिसल पड़े तो हर गंगे में मजबूरी में काम करना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। इसमें देखिएगा, इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, इन चारों शब्दों को आपको चेक करना है। अगर एक भी शब्द आपका रॉन्ग है, मतलब आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। देख लेते हैं, दर्पण का आईना, ठीक है। कांच, मुकुट, ये सभी किसके हैं, ये दर्पण के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल होगा, ये दर्पण के एग्जाम्पल होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, गात, तन, घट, ये जो है तीनों, ये शरीर के एग्जाम्पल है। किसके हैं, ये शरीर के एग्जाम्पल थे, लेकिन घड़ा शब्द शरीर के अंतर्गत नहीं आता। अनल या बयार होगा, ये अनल, बयार, समीर,
ये तीनों किसके हैं? वायु के एग्जाम्पल हैं। लेकिन यहां पर एक शब्द लिखा है, सॉरी, अनल वायु के हैं, बयार अनिल समीर वायु के एग्जाम्पल है। लेकिन अनल जो होता है वो किसका हो गया? वो हो गया आपका अग्नि का। बात करते हैं रवि, हंस, पंत और सरोज, तो ये अलग अलग एग्जाम्पल हो गए। तो आपने सिंपल सी बात समझी कि जहां पर चारों एग्जाम्पल एक ही शब्द के हो, तो देखिएगा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दर्पण, आईना, कांच, मुकुर, ये सभी दर्पण के एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं विभाव के भेद बताइए, विभाव होता क्या है, पहले वहां चलते हैं। भावों के अनुसार भरत मुनि ने कहा, भरत मुनि ने एक बात कही थी कि भाई जो रस होते हैं वो भावों के अनुकूल होते हैं, और देखे जाए तो ये इसके रस के क्या हो गए? अवयव हो गए। कितने हो गए अवयव? रस के 4 अवयव हो जाते हैं। तो कौन से होते हैं? एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, और एक होता है संचारी भाव। ठीक है, एक क्या होता है? संचारी। अभी क्वेश्चन आ चुका है, फिर से क्वेश्चन की बात करूंगा। संचारी का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम दूसरा क्या हो गया? व्यभिचारी। ये इसका दूसरा नाम हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है अभी आपके। अब बात करते हैं, बात इन्होंने कहा स्थायी भाव क्या होता है, तो स्थायी भाव वे भाव जो मन में काफी लंबे समय तक रहते हैं उन्हें बोलते हैं स्थायी भाव। बात करते हैं विभाव। विभाव क्या होता है कि जब, सिंपल सी बात समझिए, क्या होता है कि जब 3 चीजें आती हैं, मतलब जब किसी व्यक्ति के मन में जब कोई भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे अगर मैं खड़ा हूं और मैं किसी बच्चे को देख रहा हूं, तो मेरे मन में जो भाव आए हैं, मेरे मन में आए हैं, तो मैं क्या हो गया? आश्रय। तो ये क्या होता है? आश्रय। ठीक है, अब जिसको मैं देख रहा हूं, कौन को देख रहा हूं? बच्चे को, तो बच्चा क्या हो गया? आलंबन। ठीक है, बच्चा क्या हो गया? आलंबन। अब बच्चे को देखा, आलंबन, किसने देखा? मैंने, आश्रय। तो बच्चे को देखकर मेरे मन में जो अच्छे जो भाव आ रहे हैं, अगर मेरे मन में अच्छे भाव आ रहे हैं तो किस कारण से आ रहे हैं? हो सकता है वो कुछ नटखट उसकी कुछ अदाएं हो, उस कारण से आ रहा हो। तो वो जो अदाएं हैं, जिसको देखकर जो कारण है, वो कारण क्या कहलाएगा? उद्दीपन। ठीक है, कारण क्या कहलाता है? उद्दीपन। तो ये सब 3 चीजें होती हैं। लेकिन विभाव अगर देखें तो किस कारण पर निर्भर करता है? 2 चीजें पे। किस पे? आलंबन और उद्दीपन पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर, किस कारण से देखकर जो मन में भाव आते हैं उसे बोलते हैं विभाव। ठीक है, तो यहां पर 2 आंसर बिल्कुल सही था कि यहां पे आलंबन और उद्दीपन इस विभाव के भेद होते हैं। अब ये आश्रय कहां गया? तो आश्रय हम आलंबन के अंतर्गत लेके आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 2 इसके आंसर बिल्कुल सही थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपने अनु उपसर्ग का अर्थ। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था, अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अनु शब्द का अर्थ बताएं। तो देखिएगा, पास, पीछे, अधिकार या सामने। अगर आपको अर्थ नहीं पता, कोई बात नहीं, इससे संबंधित शब्द को निकालिए। तो क्या बोलते हैं? अनुचर बोलते हैं। ठीक है, तो अनुचर मतलब क्या होता है? पीछे पीछे। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? पीछे पीछे चलने वाला। ठीक है, तो इसे क्या बोल गया? पीछे पीछे चलने वाला। अनुगामी। ठीक है, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिस शब्द से आप इसके अर्थ को निकाल सकते हैं। बस आंसर क्या निकल गया? आंसर नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट तत्सम शब्द का, चयन कीजिए। तत्सम गुजर, गागर, गैरिक, गुफा। तो बात करते हैं, गुजर नहीं है, गागर नहीं होता, गुफा नहीं होता, तो बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सी बात है, जब आपको एग्जाम्पल ये बताना पड़े कि इसमें कौन सा तत्सम है, तो सिंपल सी बात है, चीजों को हटाने का प्रयास करें कि आपको समझ में आ जाता है कि जब चीजें ऑप्शन में देखें, पूछा क्या गया है? संस्कृत के शब्द। तो गुजर आपका क्या हो गया? गागर और गुफा, ये संस्कृत के शब्द नहीं होते हैं। तो बचा क्या आपका? गैरिक। बचा ये अकेला है, तो आंसर क्या निकला? सी। कभी कभी जरूरी ये नहीं होता कि हमें आंसर आता है, कभी कभी जरूरी ये होता है कि हमें आंसर से अपने जो आपके ऑप्शन है उसको हटाना आना चाहिए। ठीक है, जब हटाना सीख जाएंगे तो जो बचेगा एक आंसर, वही आपका आंसर भी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इच्छुक में प्रत्यय है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। इच्छुक प्रत्यय निकालना कैसे, मैंने बताया था क्या होता है कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है? किसी शब्द के बाद में लगने वाला, इसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। अब शब्द जो भी होगा छोड़ दीजिए। पीछे क्या लगा है? का लगा भाई पीछे, मैं पहले चेंज कर देता हूं उसको। तो पीछे क्या लगा हुआ है? का लगा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं, ये रहा का। तो देखिए का यहां लगा हुआ है, का यहां लगा हुआ है और यहां लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो गया गलत। ठीक है,
बात करते हैं काके और पहले क्या लगा हुआ है, छोटा ऊ। क्या लगा है, छोटा ऊ। तो देखिएगा छोटा ऊ कहां है, ये लगा हुआ है, ये तो ई लगा है गलत, ये आ लगा है गलत। तो आंसर एक ही बचता है आपके पास कि इच्छुक में जो आपका पीछे का शब्द है प्रत्यय के रूप में वो कौन सा हो गया, उक। कैसे बनेगा, इच्छा प्लस उक, इस प्रकार से वो बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया, उक क्या बन गया आपका, एक जो प्रत्यय है वो आ गया आसमान सर। तो आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही था। बस ये चीजें हैं, जरूरी ये नहीं कि हमें उसको आता था कि हमको पता है कि क्या होगा, कभी कभी नहीं पता तो प्रत्यय कैसे निकालते हैं मैंने आपको वहां पे सिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शाह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, इन्होंने पूछा है। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि छ, प्र, ज्ञान और श्राम ये क्या होते हैं, ये चारों के चारों कैसे होते हैं, ये संयुक्त वर्ण होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जब दो व्यंजन से मिलकर बन रहा है तो दो क्या हो गए, संयुक्त हो गए। तो बस हमें देखना क्या है, संयुक्त वर्ण होते हैं। बस ये हमारा आंसर भी था। ठीक है, ये हमारा आंसर भी है, संयुक्त वर्ण होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी शुद्ध है, देख लेते हैं। मतलब इसमें लिखा क्या गया है आपको समझ में आ गया होगा, अध्याय, अध्याय, अध्यय, अध्याय। मतलब कहीं ना कहीं अध्याय से संबंधित बात की जा रही है। सबसे पहले अगर आपको छांटना है वो छोड़ दीजिए, शब्द समझना, शब्द क्या है इसमें, अध्याय। अब हम अध्याय को लिखते कैसे हैं, ये हमारा शब्द लिखा होता है अध्याय। बस अगर हमें लगता है कि हमने शुद्ध लिखा है, इसको चेक कर लीजिए कहां है। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, बचा क्या ऑप्शन नंबर डी। बस जैसा हमने लिखा है वही ऑप्शन हमारा डी में मिल गया, बस आंसर मिल गया। ठीक है, तो शब्दों को समझिए, ऑप्शन जो होते हैं हमारे उसको चेक कीजिए। आप अगर जो शब्द लिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने वो शब्द सही लिखा है, बस वही ऑप्शन में आपको चेक करना है, जहां मिलेगा बस वही आपका आंसर सही होगा। चलिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य, डाकू ने चौकी लूट गए। देखिए, डाकू ने चौकी लूट गए, ये गए शब्द नहीं आना चाहिए था। डाकुओं ने चौकी लूटी गई, डाकुओं नहीं, डाकुओं ने शब्द नहीं आएगा यहां पे। ठीक है, बात करें डाकुओं से चौकी लूटी गई। ठीक है, डाकुओं द्वारा, देखिए से और के द्वारा जब आते हैं तो जहां पर कर्ता के माध्यम से कोई काम किया जाता है तो वहां पे द्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता के माध्यम से काम किया जाता है कर्ण कारक में, तो वहां पे द्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो डाकुओं द्वारा चौकी लूटी गई, तो यहां पे से जो है से नहीं आएगा। ठीक है, से भी नहीं आएगा, मतलब ए, बी और सी तीनों गलत हो गए। तो बचा क्या आपका एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, शुद्ध वाक्य का चयन करते समय विभक्तियों का प्रयोग भी देखा जाता है, उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग भी देखा जाता है, इसमें आपकी शुद्ध वर्तनी का प्रयोग भी देखा जाता है, और इसमें आपके कर्ता, कर्म और क्रिया का प्रयोग भी देखा जाता है। मतलब हर एक चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। जहां भी गलती होती है बस वही आपका विराम या आपका जो भी आपकी क्रिया है उससे संबंधित कोई भी गलती है, बस वही आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। ठीक है, शर्म के मारे मीना से ऊपर देखा भी नहीं जाता, कर्त, कर्म या भाव। देखिए, वाच्य क्या होते हैं, कर्ता, कर्म और भाववाचक होते हैं, इन पर वो डिपेंड करता है। आपने नाम सुना होगा वॉइस, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, दो ही होते हैं इंग्लिश में, यहां पे तीन होते हैं। कर्ता मतलब कर्तवाच, क्रिया सही कर्म, कर्मवाच, और इनके अलावा हमारी फीलिंग मतलब भाववाच। ठीक है, तो यहां पर जो कर्तवाच है वो एक्टिव वॉइस होता है, आपका पैसिव वॉइस में कर्मवाच हो गया, और एक आता है आपका भाववाच। तो ये इसमें देखें कि भाई जब भी आपको ध्यान रखना है क्रिया कहां पे है, देखा नहीं जाता, किससे देखा नहीं जाता, ये मीना से देखा नहीं जाता, तो मीना क्या बन गई इसमें, कर्तवाच, कर्ता बन गई फिलहाल। तो कर्ता के साथ कभी भी अगर आपका ऑप्शन कर्तवाच लगा रहे, अगर इसको देखना है तो कर्ता के साथ केवल विभक्ति आती है ने, या विभक्ति आती है शून्य। शून्य का मतलब कि कर्ता के साथ विभक्ति नहीं दी होगी, जैसा कि यहां पर से विभक्ति दी हुई है, तो या तो विभक्ति आनी नहीं चाहिए थी अगर हमने कट लगाया, या विभक्ति क्या आनी चाहिए थी, ने। तो ना तो यहां पर शून्य विभक्ति है ना यहां पर ने है, इसका मतलब ए ऑप्शन हुआ गलत। अब बात करते हैं कर्म। कर्म में आप से विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कर्म होना चाहिए था, तो देखा नहीं जाता।
ठीक है, तो जो शब्द देखिएगा कहां देखा नहीं जाता। अगर आपने ऐसा बोला कि कर्म दिखा है ऊपर, तो ऊपर कोई कर्म नहीं है, ऊपर एक स्थान है, ठीक है, ये कर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिए गए वाक्य में आपका कर्म नहीं दिया गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन रॉन्ग। बचा कि आपका भाव, एक तो भाव, एक तो शब्द कैसा नेगेटिव शब्द है, ठीक है, और वो कैसा लिखा है, एक पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें कहीं भी कर्म नहीं दिया गया। जब कर्म नहीं दिया गया तो आंसर क्या रहेगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये भाववाचक संबंधित एग्जाम्पल आपको दिया गया था। चीजें परिभाषा के अनुरूप होनी चाहिए याद, ठीक है, लेकिन जब याद नहीं होती हैं, भूल जाते हैं, तो आपको ट्रिकों के माध्यम से, छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा। जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब हमारा कोर्स और आएगा, तो उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज उसमें ट्रिकों के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से, या बिल्कुल डीपली जाके मैं आपको चीजों को जरूर सिखाऊंगा। बस आप हमेशा बने रहिएगा नेक्स्ट क्लासेस के साथ, चीजों को शेयर कीजिएगा अपने मित्र बंधुओं परिचितों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाए। आपके साथ आपके मित्र बंधु परिचित और ऐसे व्यक्ति भी पढ़े जिनको आप नहीं भी जानते, लेकिन सब अपने नौकरी की ओर अग्रसर भी रहे। सफलता यही कहलाती है कि दूसरे को अगर सफल आप देखना चाहते हैं, तभी जाके आप खुद भी सफल होंगे। केवल निस्वार्थ भाव से ही कर्म करना चाहिए, स्वार्थ कहीं ना कहीं अपने आप को ले डूबता है। चलिए बात करते हैं 19 नंबर का, इहलोक का विलोम है। इहलोक मतलब इसी लोक में, इहलोक मतलब इसी लोक में, तो इसका उल्टा क्या होगा, दूसरे लोक में। और दूसरे को क्या बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं पर मतलब दूसरा। बस आंसर देख लीजिए क्या है, परलोक। इहलोक का उल्टा क्या हो गया, परलोक हो गया। बस आंसर निकल गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमारी पूरी टीम, नेक्स्ट क्लासेस की पूरी टीम इतनी मेहनत करती है, आपके लिए मेहनत करती है, निस्वार्थ भाव से आपके लिए मेहनत कर रही है। हम लोग दिन रात लगे रहते हैं ताकि आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचे। प्रीवियस ईयर के पूरे आपके पास जितने भी जो क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं, वो सारे आपके पास पहुंचे विद सॉल्यूशन के साथ, विद ट्रिक के साथ। तो ये अब आपकी जवाबदारी होती है कि आप इसको शेयर भी करें सब जगह पर, जिस भी आपको आपके जो चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, या आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आप करना चाहें वहां से भी कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी आप शेयर कर सकते हैं। अब ये आपकी जवाबदारी भी होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है। देखिए एक बात आ जाती है, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सिंपल सी बात है, उसे केवल एक बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्या होती है, सिंपल सी बात है, ऐसे कोई भी शब्द जो हमें दिखाई नहीं दे लेकिन महसूस किया जाए, ऐसे शब्द जो हमें दिखाई ना दे। जैसे आपको लिखा है भूख, आपको बात कर रहे हैं प्यास, तो प्यास और भूख कभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन शब्द को महसूस किया जाता है, उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर शब्द में बोल रहे हैं भूखा प्यासा, क्या बोलते हैं, भूखा प्यासा, तो भूखा और प्यासा क्या बन गए, ये दोनों क्या बन गए, यहाँ पे विशेषण बन गए, मतलब क्या बन गए, इसके एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बन गए आपके एडजेक्टिव। तो अब देखिएगा, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य होता है मैटर, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस जो होती है वो उसे कहते हैं द्रव्य। समुदाय मतलब होता है आपका इकट्ठा होना, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा मतलब 3-4 लोग, 5 से 6 लोग मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उसे बोलते हैं समुदाय। जैसे क्या बोलते हैं, भीड़, 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, उसे क्या बोलेंगे, भीड़। कक्षा में जैसे बोलते हैं 5-6 विद्यार्थी हो गए, मतलब क्या हुई उसकी, वो कक्षा हो गई, तो इसे बोलते हैं समुदाय। जाति एक ऐसे विशेष वर्ग को बोलते हैं, जो ऐसे शब्द को बोलते हैं जो सभी लोगों के बारे में बात करे। जैसे जानवर एक जाति शब्द हो गया, जो सभी जितने भी जानवर होते हैं, चाहे वो थल में रहते हो, चाहे वो रहते हो जल में, उसे बोलते हैं जाति। तो यहां पर शब्द आपको समझ में आ गया होगा। भाव, दशा, धर्म या गुण की बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर केवल एक रहेगा, वो आपका भाव, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे तुम्हारा एंड हो गया। अच्छा, ये नंबर था आपका 20। तो जो सीरीज है वो हमारी 20-20 नंबर की जो सीरीज है वो आपको मिलती रहेगी, पर डे मिलती रहेगी। और आपको हम आशा करते हैं कि ये सीरीज के साथ हम ऐसे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएं जो आपके एग्जाम में आने वाले हो, या जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो। तो हमारी टीम ने पूरी वही कोशिश की है। अब आपकी बारी है, इस कंटेंट को सभी जगहों पर आप इसको शेयर कीजिएगा, हर एक प्लेटफॉर्म से आप इसको शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और वहां पे ऐसे व्यक्ति या स्टूडेंट तक ये पहुंचे जो अभी तक
इसको नहीं देख पाए हैं या जो अभी तक ये प्रॉब्लम में आते हैं कि हम इतनी फीस कैसे देंगे, हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा चैनल नेक्स्ट क्लासेस उनके लिए जवाबदेह रहेगा। हम उनकी जवाबदारी लेते हैं कि हम उनको फ्री में वो कंटेंट वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। बस इसी आशा के साथ कि आप जो शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बस आज आपके फिर मिलेंगे एक नई क्लासेस के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए सेट के साथ। वो होगा आपका क्वेश्चन जो सेट नंबर 11 के साथ। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।